हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। ये आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो ये वैसे तो आपका 2026 में हुआ, अभी जनवरी में ये क्वेश्चन पेपर हुआ, ठीक है। तो इस पे लिखा हुआ है यूजी फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 लिखा हुआ है। तो ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस दो पार्ट हैं आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो दोनों का एक ही पेपर होता है ये, और जो इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 75 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 25 मार्क्स इंटरनल के होते हैं। तो टोटल ये 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। और ये आपको 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना, ठीक है। तो यहाँ भरना अंकों में मान लिया किसी का 1525 है तो यहाँ पे 1525 भरना, और यहाँ भरना ये रोल नंबर शब्दों में भरना। 1525 का मतलब कितना भाई 1 5, ठीक है। यहाँ ONE 1 5 और 2 को TWO 2 और 5 कुछ इस तरीके से आपको शब्दों में भरना है। वहां पे अंकों में भरना, यहाँ पे शब्दों में भरना, और यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर भरना, कॉलेज का नाम भरना, ठीक है। तो इसके कुछ परीक्षार्थियों के लिए निर्देश हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। प्रश्न पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कि आपसे कहा न जाए, ठीक है। प्रश्न पुस्तिका में 75 प्रश्न है। परीक्षार्थियों को सभी 75 को केवल दी गई ओमआर सीट पर हल करना है, ठीक है। वहां पे आपको ओमआर सीट दी हुई होगी, उसमें गोले पढ़ने कौन से का ए, ठीक है। सारा जो क्वेश्चन पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है, ए बी आपको इस तरीके से गोले भरने। तो ये निर्देश आपको, ठीक है, क्वेश्चन पेपर करने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेने चाहिए। कुछ ये यहाँ पे लिखे होते हैं और पीछे भी भैया ध्यान रखिए। तो ये कुछ आवश्यक निर्देश आपके यहाँ पे पीछे लिखे हुए होते हैं, ठीक है। और ये गोले आपको या तो ब्लू पेन से भरने होते हैं भाई, काले या नीले बेल पॉइंट से सफलतापूर्वक भरने, इस तरीके से गोले भरने होते हैं, ठीक है। तो थोड़े से आप एक बार ये आवश्यक निर्देश देख लीजिए। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इन्हें एक बार आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से 11 पॉइंट्स हैं, ठीक है। पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, और जो भी है ये सारा कुछ आप अच्छे से इनको पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन है? 75 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, ठीक है। रफ कार्य के लिए ये इस साइड जगह दी हुई है, और शायद पीछे भी दी हुई होगी, पीछे भी ये कुछ जगह दी हुई है, ठीक है। रफ वर्क है ये, रफ कार्य के लिए जगह है। तो चलिए भैया पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन में दिया दी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 शैल बी डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल डिसकॉन्टिन्यूअस नन ऑफ दीज। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, एक्स बराबर 0 पे ये कंटिन्यूअस तो होता है, ठीक है। आपने इसका ग्राफ भी देखा होगा, इसका ग्राफ मॉडुलस एक्स एफ बराबर मॉडुलस एक्स का जो ग्राफ बनता था वो इस तरीके से बनता था, ठीक है। इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। तो इसका ग्राफ कहीं पे भी टूटेगा तो नहीं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस है सभी पॉइंटों पे, और ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो इस पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश 0 निकालते हैं, और एल एफ डैश 0 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये दोनों इसमें इक्वल नहीं आती, और जब ये इक्वल नहीं आती तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पेपर दिया अपने सभी मैच करा सकते हैं कि इसका कितने मार्क्स का ठीक गया है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 functions tell the function for which the conditions of रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो वो फंक्शन बता दीजिए जो रोले थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। रोले थ्योरम की कंडीशन क्या होती है मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो रोले थ्योरम की जो पहली कंडीशन है, जो फंक्शन है
वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल, जो भी इंटरवल दे रखा हो। क्या इंटरवल दे रखा है यहाँ पे? चलो अलग अलग दे रखे सबके लिए, वहां पे हम ए बी यूज कर सकते हैं। और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए एफ एक्स। एफ एक्स कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल किसमें? ए बी में। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट रोले थ्योरम का क्या था? ये एफ ए बराबर क्या होना चाहिए? एफ बी होना चाहिए और एफ डैश सी बराबर 0। तो यहाँ से सोल्व करके सी का मान निकालते हैं और सी में कम से कम एक मान ऐसा आना चाहिए जो ओपन इंटरवल ए बी को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया इसमें। देखिए एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स। देखिए इंटरवल इन्होंने ये दे रखा, तो इसमें बीच में कहीं पॉइंट 0 भी आएगा। और ये बात अब अभी पढ़ के आए, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जब डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये तो रोले ठीक है, रोले की थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसके बाद इसे देखते हैं। ठीक है, तो ये कोई पोलिनोमियल है, तो कोई पोलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस सभी पॉइंटों पे होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। और एफ ए बराबर एफ बी देखना, यहाँ ए का मान ये 2 है और ये कितना 3। एफ ए का मान निकालूंगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो एफ ए बराबर आना चाहिए एफ बी का, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, साइन एक्स को देख सकते हैं। एफ एक्स बराबर कितना? साइन एक्स, तो इंटरवल कितना दे रखा? 0 से लेके पाई दे रखा। भाई जो साइन एक्स होता है, भाई साइन एक्स का आपने ग्राफ मैंने आपको बता रखा सब ये। तो ये साइन एक्स साइन वेव होती है, इस तरीके से चलती है। तो ये किसी भी पॉइंट पर नहीं टूटती और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है सभी पॉइंटों पे। और यदि तीसरे पॉइंट की बात करें तीसरे पॉइंट की बात करें, 0 रखूंगा, साइन 0 0 ही आएगा, साइन पाई का मान भी 0 ही होता है। तो एफ ए बराबर एफ बी के आ रहा है ये। ठीक है, और एफ डैश सी बराबर 0 रख के सी का मान निकाल लेंगे, तो इनके बीच में एक मान कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और ये फंक्शन पाई/2 पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता ये वाला। तो इसमें जो ऑप्शन सही है हमारा, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो पहले का हमारा बी और दूसरे का कौन सा? सी सही है। वो इसमें देखो सबकी बुकलेट अलग अलग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है ये एस की है, तो एस में ठीक है, या सभी अपने क्वेश्चन भी मैच करा सकते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन अलग अलग सीरीज में अलग अलग तरह के, मतलब अलग आगे पीछे कर देते हैं, क्वेश्चन तो सब यही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया? दी वैल्यू ऑफ सी ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। एफ एक्स बराबर ये दे रखा, तो हमें सी का मान निकालना। किससे निकालना? लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से सी की वैल्यू निकालनी। चलो भैया निकाल देते हैं इसको। एफ एक्स बताना क्या दिया, ये अंदर गुना करना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। एफ डैश एक्स कितना आएगा यहाँ पे? 2x माइनस कितना आ जाएगा भैया? 1 आ जाएगा। और एफ डैश सी देखा जाए तो 2c माइनस 1 आएगा। और बाई लैग्रांजे थ्योरम से लिख दीजिए, बाई लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से क्या होता है? एफ डैश सी बराबर क्या होता है? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन क्या होता है? बी माइनस ए। इससे सी की वैल्यू, एफ डैश सी का मान रखना कितना? 2c माइनस 1। एफ बी का मान देखना, बी का मान एफ बी, ठीक है, एफ बी यहाँ से निकलेगा, यानी कि एफ बी का मान तो 2 है, 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर 2, और एक का मान तो 1 है ना, F1 1 का स्क्वायर 1, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे एफ बी का मान 2, ये आ गया 0, बी का मान 2 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ, और ये आ जाएगा 2c माइनस 1 बराबर ऊपर 2 ही बच जाएगा, इसे इधर ले जाओ, 2c बराबर 3, c का मान कितना आ जाएगा भैया? ये आ गया 3/2। तो c का मान 3/2 बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, इन
लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज इक्वल टू एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच, विच वन ऑफ करेक्ट। तो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में ये जो थीटा है, जो थीटा का मान होता है 0 और 1 के बीच होता है, तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिट वेक्टर ए एंड इट्स डेरिवेटिव डी ए बटे डी टी आर पैरेलल, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं। और परपेंडिकुलर होते कैसे हैं मैं एक बार आपको सोल्व करके भी बता देता हूँ। भैया ए यदि कोई यूनिट वेक्टर है तो उसके मॉडुलस की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ए के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। इसको ए का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 1 आएगा। इसको हम ए डॉट ए लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करना, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ए को मैं ऐसे ही रखूंगा, इसका करूंगा तो डी ए बटे कितना डी टी आएगा, और प्लस अब के इसका करूंगा डी ए बटे डी टी डॉट ए को ऐसे ही रखूंगा, इसका कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, डॉट में तो ए डॉट बी हो, ए डॉट बी बराबर किसकी होता है, बी डॉट ए के बराबर होता है। कॉमोटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है ये, तो ये जुड़ के 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे तो 2a डॉट डी ए बटे डी टी बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 को उधर ले जाऊंगा, जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं तो वे परपेंडिकुलर होते हैं। भाई तो आपने वैसे भी पढ़ा होगा भाई, ए और बी यदि परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी, ये नहीं पढ़ा कि आपने 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो इन दो को मैं 0 में ले जाऊंगा तो ए का और डी ए बटे डी टी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। तो इसका मतलब ए और डी ए बटे डी टी कैसे हैं, ये परपेंडिकुलर है। 5वें का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, देखो इन्होंने वेक्टर नहीं लगा रखे, कोई बात नहीं, तो ये वैसे वेक्टर्स हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। 6 में दिया इन्होंने आर वेक्टर है, इनके वैसे वेक्टर लगे हुए नहीं है, कोई बात नहीं। आर वेक्टर बराबर कितना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन ये वैल्यू बतानी। तो ये वैल्यू बतानी तो टी के रेस्पेक्ट 2 बार करना, टी के रेस्पेक्ट 2 बार करेंगे तो कौन सा आएगा, सी सही है। वे 2 बार इसी में ही हो रहा, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, छठे का सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। ये कोई वेक्टर वी दे रखा, इन्होंने भी ये वेक्टर नहीं लगा रखी, वैसे तो थोड़ा सा तो डार्क लिखना चाहिए ना, कोई बात नहीं। तो ये वी वेक्टर की वैल्यू दे रखी और ये क्या दे रखा, सोलिनोइडल दे रखा। तो देन कांस्टेंट का मान बताना, कांस्टेंट ए का मान बताना। चलो निकाल देते हैं। भैया आपने पढ़ा होगा, ये दे रखा हमें वी वेक्टर दे रखा, क्वेश्चन नंबर कौन से में, 7 में। किसकी वैल्यू दे रखी, वी वेक्टर की। क्या दे रखी भैया, एक्स प्लस 3y इंटू वाई दे रखा प्लस वाई माइनस 2z जे दे रखा, और प्लस का जरा इसे देख लीजिए यहाँ पे कितना, x प्लस ए जेड के दे रखा। तो जो सोलिनोइडल होता है उसका डाइवर्जेंस 0 होता है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस वी वेक्टर देखा जाए तो क्या आएगा 0। और डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट वी वेक्टर बराबर कितना 0। तो इसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट करूंगा तो 1 आएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है भाई, डेल का मान पता नहीं क्या आपको, डेल का मान ये होता है, डेल बराबर क्या होता है, डेल बटे डेल एक्स आई प्लस डेल बटे डेल वाई जे प्लस डेल बटे डेल जेड के, ये तो पता ही होगा आपको। तो इसका x के रेस्पेक्ट 1 आ जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट ही वेरिएबल पढ़ा जाएगा। इसका y के रेस्पेक्ट करेंगे 1 आएगा। ठीक है, और इसका किसके रेस्पेक्ट करना, हमें z की रेस्पेक्ट करना, 1 आ गया। तो z के रेस्पेक्ट a आ जाएगा इज इक्वल टू 0 है, 1 और 1 2, a का मान कितना आ गया, ये भैया -2 आ गया, -2 आ गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 को भी देख लीजिए, ग्रेडियंट किसका मान निकालना। क्वेश्चन नंबर 8 में ग्रेडियंट 1/r की वैल्यू निकालनी। तो किसी फंक्शन का ग्रेडियंट होता है उसका पहले डिफरेंशिएशन करो, इसका 1/r का आ जाएगा -1/r
आर स्क्वायर आ जाएगा और ग्रेड आर आ जाएगा। और ग्रेड आर आप जानते होंगे 1/r स्क्वायर तो है ही भैया ये। ग्रेड आर क्या होता है? ये होता है आर वेक्टर अपॉन कितना होता है? आर के बराबर होता है। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा आर वेक्टर अपॉन कितना? आर क्यूब आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखो, इन्होंने वेक्टर लगे हुए नहीं है तो ये ऑप्शन सही आना चाहिए वैसे, आर वेक्टर बटे आर क्यूब। इसका कौन सा सही है? हमारा 8वें का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखना भैया, क्या दिया? ये रहा 9 क्वेश्चन आपका। ठीक है, 9 में दिया इफ एफ इज राइमन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन। तो यदि ये राइमन इंटीग्रल है तो ये जो होता है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का जो मॉडुलस होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक है, ए से बी मॉडुलस एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो ये सही है इसका। 9वें का कौन सा सही है? डी सही है। 10वां देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन देखिए भैया, ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। दी वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन log x। इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछी इन्होंने, तो इसका बी पार्ट सही है। log n प्लस 1 के बराबर आती है ये। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए। द इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी dx बटे x की पावर n वेयर a बड़ा है 0 से इज कन्वर्जेंट। तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है कब होता है? यदि n की वैल्यू 1 से बड़ी हो। n की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12 पढ़ लीजिए। तो ये बीटा फंक्शन होता है ना, द इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। तो ये कन्वर्जेंट कब होता है? यदि m की वैल्यू 0 से बड़ी हो और n की वैल्यू 0 से बड़ी हो। ठीक है, बीटा गामा फंक्शन सभी बताए थे मैंने वहां पे। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हो गई आपका 12। चलिए भैया 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13, द इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स dx इज डाइवर्जेंट। तो ये हमारा गामा फंक्शन है। तो ये डाइवर्जेंट होता है कब? यदि n की वैल्यू 0 या 0 से छोटी हो। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। बीटा एम एन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। बीटा एम एन का फॉर्मूला होता है गामा एम इंटू गामा एन बटे गामा एम प्लस एन। तो 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। ए बड़ा है 0 से एंड बी बड़ा है 0 से, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। ठीक है, तो ये आपने गामा फंक्शन में ही पढ़ा था। गामा फंक्शन में इसकी जो वैल्यू होती थी कितना? 0 टू इन्फिनिटी e की पावर कितना? माइनस ए एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। किसके बराबर होता था? ये होता था गामा n बटे ए की पावर n होता था। अच्छे इन्होंने ऊपर ले जा रखा, तो ए की पावर ऊपर जाके माइनस n हो जाएगा, गामा n हो जाएगा। कौन सा सही है इसका? बी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। 16 में अच्छा इसकी वैल्यू पूछ ली इन्होंने, तो इसकी वैल्यू बतानी कितनी आएगी तो करके देखनी पड़ेगी। इंटीग्रल क्या दे रखा है इन्होंने भैया? 0 to 1। 16वां क्वेश्चन है ये। 0 to 1 एक्स की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू dx की वैल्यू फाइंड करनी। तो इसको हम लिख सकते हैं भैया 0 to 1 एक्स की पावर इसे लिखना 5 माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर इसे लिखना 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। बीटा गामा फंक्शन में किसके बराबर आएगा? ये बीटा 5 आएगा और 4 आएगा। गामा में चेंज करना, इसको गामा में चेंज करना। गामा 5 आएगा, गामा 4 आएगा बटे गामा 5 प्लस 4 आएगा। ठीक है, यदि गामा को फैक्टोरियल में खोलते हैं तो एक कम आता है। फैक्टोरियल 4 कह सकते हैं इसको, फैक्टोरियल इसको 3 कह सकते हैं, 9 फैक्टोरियल 8 कह सकते हैं। इसको फैक्टोरियल खोल लो इसका,
4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और 3 गुना 2 गुना 1। 8 का फैक्टोरियल खोल लीजिए। 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो 3 2 1 कैंसिल हो जाएंगे। 4 से 4 कट जाएगा। 3 दूनी 6, 2 से 2 भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया 1 बटे कितना, 8 सत्ती 56 गुना 5, 5 छंग 30, 3 5 पंजे 25, 1 बटे 280। 1 बटे 280 ए करेक्ट है 16वें का। कौन सा सही है? ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 17वें क्वेश्चन पे आ जाइए। कई ऑप्शन दे रखे थे 4, तो पहला ही ठीक है। चलिए भैया 17वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ये कोई सीक्वेंस दे रखी है, Sn इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। यहाँ लिखते नहीं, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी होता है, Sn इज इक्वल टू 1, देन तो इसका भैया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लीजिए। हिंदी में कोई चाहो हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, 18 देखिए। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, वो कन्वर्जेंट ही होती है भैया। कोई भी सब सीक्वेंस है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की तो 100% कन्वर्जेंट होगी वो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए भैया 19वें क्वेश्चन पे आ जाइए। ये कोई सीक्वेंस दे रखी है, Sn ये दे रखा, कन्वर्स टू, चलिए इसका मान निकाल देते हैं भाई, जो भी लिमिट आती है इसकी। भाई Sn क्या दे रखा है इन्होंने, 3n स्क्वायर प्लस 1। ऐसे तो काफ़ी क्वेश्चन कराए मैंने। 3n स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी लिमिट ही ना निकाल दो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, डायरेक्ट मैंने लिमिट निकालने का तरीका बताया था आपको। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n स्क्वायर प्लस 1 बटे 3n स्क्वायर माइनस 1। n स्क्वायर कॉमन ले लो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, और नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन ले लो। 3 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये कट जाएगा। लिमिट पुट कर दो तो 1 बटे इन्फिनिटी तो 0 होता है, 0। 3 बटे 3 आ जाएगा, और 3 बटे 3 तो भैया 1 आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 19वां क्वेश्चन था ये। ठीक है, 1 आ गया, ए ठीक है बिल्कुल। 20वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में दिस सीरीज, ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट कब होती है? यदि p का मान 1 से बड़ा हो। p का मान 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट होती है। तो 20वें का कौन सा सही है? सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। 21 को देखना, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21। तो 21 में दिस सीरीज समीशन un ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट। तो कोची सीक्वेंस पढ़ा होगा आपने, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1 अपॉन n लेस देन 1, यही सही है। कोची सीक्वेंस में यदि इसकी पावर 1 अपॉन n ये लेस देन 1 से हो तो कन्वर्जेंट, और 1 या 1 से बड़ा हो तो डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट का पूछा, लेस देन 1 होता है कोची। ठीक है, तो ये आपने कोची सीक्वेंस पढ़ा होगा ना, कोची सीरीज। ठीक है, चलिए कोची का ये फॉर्मूला था, है ना, कोची टेस्ट, सॉरी कोची टेस्ट बोलते थे उसको। चलिए इसके बाद 22 पे आ जाइए। ये कोई हमें सीरीज दे रखी, तो ये सीरीज दे रखी अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो पहले हम लेबनिज टेस्ट से निकाल लेंगे। तो लेबनिज टेस्ट से देखा जाए तो ये आएगी कन्वर्जेंट, और इसका मॉडुलस निकालते हैं तो मॉडुलस भी इसका कन्वर्जेंट आएगा। और जब मॉडुलस भी कन्वर्जेंट आता है तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आएगा। 22 का हमारा ए पार्ट बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो चलिए 23 पे आ जाइए। 23 पे आ जाइए। दिस सीरीज, ये कोई सीरीज दे रखी, समीशन 1 अपॉन n की पावर 2/3। यहाँ भैया p का मान देख लो, 2/3 है, 1 से तो छोटा ही है, 1 से छोटा तो डाइवर्जेंट आएगा। तो 23वें का कौन सा सही है भैया? 23वें का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 24वें पे आ जाइए। 24वां क्वेश्चन देखिए। 24वें में दे दिया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस x बटे x इज इक्वल टू
तो लिमिट एक्स टेंड कर रही किसको, इन्फिनिटी को, तो लिमिट इन्फिनिटी की ओर अग्रसर है यानी कि प्लस का ही आएगा, प्लस की ही आएगी, तो मॉडुलस एक्स एक्स के बराबर होगा बटे एक्स होगा, तो 1 के बराबर आनी चाहिए, तो ए करेक्ट है इसका। ठीक है, क्योंकि भैया लिमिट एक्सटेंड किसको कर रहा भैया, इसका क्रिटिकल पॉइंट तो जीरो था, तो जीरो पे तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करती, पर ये तो एक्सटेंड टू क्या दे रखा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का 1 2 3 4 5 6 किसी में भी दे रखा हो, सब पे मान 1 ही आएगा इनका। ठीक है, तो 24वें का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भैया 25वें पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25, दी वैल्यू ऑफ द ट्रिपल इंटीग्रल, इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है भैया, पहले चलो जेड की रेस्पेक्ट कर दूंगा, जेड स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और लिमिट रखूंगा 1/2 आएगा, फिर इसका करूंगा वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखूंगा 1/2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 1/8 आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 26 पे आ जाइए। 26 पे देखिए, ये दे दिया इन्होंने, 26 को जरा एक बार मैं देख लूँ, 0 to 1 0 to 1 कौन सा क्वेश्चन है भैया ये, 26 ट्रिपल इंटीग्रल दे रखा, लिमिट 0 to 1 0 to 1 0 to 1 ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अलग अलग कर दो, ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई, ई की पावर जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड। कॉन्स्टेंट लिमिट है, पहले किसी की भी रेस्पेक्ट कर दो, पहले मैं चलो जेड की रेस्पेक्ट कर लेता हूँ, 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 ई की पावर एक्स ऐसी रहेगा, ई की पावर वाई ऐसी रहेगा, ई की पावर जेड का इंटीग्रल ई की पावर जेड ही आएगा, लिमिट कितना 0 to 1 डी एक्स और कितना डी वाई, 0 to 1 0 to 1 ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई, ई की पावर 1 और ई की पावर 1 तो 1 ही आएगा, ई की पावर 0 का मान 1 आएगा, तो जैसे इससे आया फिर इससे भी ऐसे आ जाएगा, इससे भी ऐसे आ जाएगा, तो e -1 का होल क्यूब बैठेगा, ये तो e -1 का होल क्यूब, सी ऑप्शन करेक्ट है 26 का। ठीक है, 27 पे आ जाइए। एक्स वाई जेड सब 0 से बड़े हैं, h1 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू h2, दी वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की पावर l -1 वाई की पावर m -1 जेड की पावर n -1 डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वलेंट टू, तो ये आपने पढ़ा होगा डिरिचलेट एंड लिवले इंटीग्रल्स, तो ये लिवले थ्योरम थी, तो लिवले थ्योरम में क्या आता था, गामा एल आएगा, गामा एम आएगा, गामा एन आएगा, फिर तीनों का योगफल आएगा, और लिमिट h1 से लेके h2 इंटीग्रल की लिमिट h1 से लेके h2, x प्लस वाई जेड की जगह एफ यू आ जाएगा, और u की पावर l प्लस एम प्लस एन -1 डी यू, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 27वें का कौन सा, ए करेक्ट है। ये आपने लिवले थ्योरम पढ़ी। ठीक है, चलिए 28 पे आइए। ये भैया 28 है, डिरिचलेट थ्योरम। ठीक है, इंटीग्रल n बार इंटीग्रल है ये, तो वो इसके बराबर होता है डिरिचलेट थ्योरम में, ये बात बिल्कुल हमें पता है, पर कंडीशन क्या होती है इसकी, कंडीशन होती है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x1 x2 दे रखे हैं, तो लेस देन इक्वल टू 1 आता है, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस x लेस देन इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन होती है। 28वें का सी ऑप्शन करेक्ट। रेक्टिफिकेशन, एक चैप्टर है आपका रेक्टिफिकेशन, इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ प्लेन कर्व। ठीक है, जो रेक्टिफिकेशन होता है, ठीक है, वो प्रोसेस क्या होता है, किसकी वैल्यू निकालना, इवैल्यूएट करना, ज्ञात करना, किसकी वैल्यू, लेंथ ऑफ द आर्क्स ऑफ द प्लेन कर्व, तो सी करेक्ट है। चलिए 30वें पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30वां तो सोल्व करके देखना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना, पैरेललोपॉइड का निकालना है ना, और रिवॉल्यूशन बाय एक्स एक्सिस, पैराबोला को घुमाना किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना, और फ्रॉम कहाँ से, x बराबर 0 से लेके x बराबर h तक घुमा देते हैं भैया इसको। 30वें को क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 30वां है। पैराबोला दे रखा है, वाई स्क्वायर ये दे दिया, ऐसे ही बनेगा हाँ, और 0 से लेके कहाँ तक घुमाना भैया इसको, h तक घुमाना, ये h मान लो, इसे जब घुमाएंगे तेजी से तो ऐसा बन जाएगा, ये पैरेललोपॉइड बन जाएगा। इसका हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना, और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है
ठीक है, ये क्या होता है, इंटीग्रल लिमिट आएगी जीरो से लेके एच आएगी, जीरो से लेके कितनी एच, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स के बराबर होता है फॉर्मूला। तो पाई बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का मान देखना जरा, वाई स्क्वायर का मान 4ax, इंटीग्रल जीरो टू एच कितना भैया 4ax डी एक्स, इंटीग्रल कर दीजिए, इंटीग्रल कर दीजिए 4ax का इंटीग्रल क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट बोल दो भैया जीरो टू एच, दो से तो कट ही जाएगा, दो दूनी चार, ठीक है, इसका मान रख दो एच, तो ये आ जाएगा पाई, टू भी है ना, पाई टू ए एच स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई ए एच स्क्वायर, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, 31 देख लीजिए, ये इंटरवल दे रखा, फंक्शन ये दे रखा, ठीक है, और यदि मैं इसकी लिमिट की वैल्यू निकाल लूँ भैया, जीरो पे निकालना, क्रिटिकल पॉइंट तो इसका जीरो ही है, तो जीरो आएगा, साइन इन्फिनिटी आएगा, जीरो साइन इन्फिनिटी का मान है की वैल्यू आएगी माइनस ए और ए के बीच, जीरो से माइनस इसकी गुना करेंगे, जीरो में -1 से लेकर +1 के बीच की गुना करेंगे, जीरो जाएगा, लिमिट का मान जीरो आ गया, फंक्शन का मान जीरो, तो कंटिन्यूअस आएगा ये, तो डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस आ जाएगा, अनबाउंडेड भी नहीं है ये, क्योंकि भैया इसकी वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू या तो ये है, तो इस पर अनबाउंडेड तो कभी होगा ही नहीं फंक्शन ये, ठीक है, और या जीरो है, तो कौन सा सही है इसका, बी ऑप्शन सही है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस आएगा ये। चलिए 32 पे आ जाइए, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा x बराबर 1, ये यहाँ से आएगा ये x बराबर 1, तो x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 33, ये कोई फंक्शन दे रखा भैया, 5x बराबर ये दे दिया और 5x बराबर ये दे दिया, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ, तो इसका वैसे 33 का सोल्व करके यदि आप देखेंगे ए ही आएगा, क्योंकि भैया इसमें मैं LHL निकाल लूंगा, RHL निकाल लूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लूंगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के, और वो LHL RHL और वैल्यू फंक्शन सब सेम आएंगे, तो इसीलिए ये कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। तरीका आपको मालूम ही है, कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चन काफ़ी करा रखे, तो ये आप मैच करा लेना, इसका कौन सा सही है भैया, ए सही है। अब आ जाइए आप 34 पे आ जाइए, 34 को देखना, फॉर एनी वेक्टर फील्ड एफ दी वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस कर्ल ए, तो डाइवर्जेंस कर्ल ए की वैल्यू जीरो होती है, तो इसका आएगा आपका नन ऑफ दीज, जीरो तो कहीं भी नहीं है, तो 34 का डी सही है, नन ऑफ दीज। 35 पे आ जाइए, सी कोई कर्व दे रखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा, जेड बराबर वाई स्क्वायर, देन बाय स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, इंटीग्रल वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड की वैल्यू बतानी, तो ये वैल्यू जीरो के बराबर होती है, तो 35वें का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आती है स्टोक्स थ्योरम से, ठीक है। चलिए 36 पे आ जाइए, इंटीग्रल, ठीक है, अलोंग सी कोई कर्व है ये, आर डॉट डी आर की वैल्यू भी जीरो ही आती है, तो 36 का सी सही है, 36 का कौन सा ऑप्शन, सी के बराबर होती है इसकी वैल्यू। 37 पे आइए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम रिलेटेड टू, तो ये ना सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में बदलती है, यानी कि लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में, ये डबल इंटीग्रल का मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल, तो 37 का सी करेक्ट है, जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, आपने देखा होगा वो जो लाइन इंटीग्रल होते थे, है ना, और फिर डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके निकालते थे, लाइन और सरफेस इंटीग्रल आएगा इसका। चलिए इसके बाद 38 पे आ जाइए, फॉर एनी क्लोज कर्व, ठीक है, सरफेस ऐसे, तो ये डबल इंटीग्रल अलोंग एस कर्ल एफ डॉट एन डी एस की वैल्यू जीरो के बराबर आती है ये तो, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। 38 हो गया ये। चलिए 39 देखिए, 39 में चलिए ये
इन्हें हिंदी में पढ़ देता हूँ। पूर्व मध्यकाल में हिंदू गणित की एकमात्र लिखित पुस्तक है। पूर्व मध्यकाल में हिंदू गणित की एकमात्र लिखित पुस्तक जो है वो है वाकशाली गणित। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। किसने कहा था शून्य का आविष्कार इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी प्रशंसा में कुछ भी कहना कम है? तो ये कहा था, ठीक है, हर्स्टेड ने कहा था ये। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। गणित के इतिहास में पहला विकास किस क्षेत्र में हुआ? अंकगणित में हुआ था, अर्थमेटिक में। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ लेना। द फर्स्ट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स वाज इन द फील्ड अर्थमेटिक। ठीक है, इसके बाद तो यहीं पे आ जाइए, इंग्लिश में आ जाइए। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्ज टू इट्स सुप्रीमम आएगा शायद 42 में, तो ठीक है सुप्रीमम ही आता है। कोई भी बाउंडेड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो कन्वर्जेस होती है इट्स सुप्रीमम। चलिए 43 पे आ जाइए। 43 पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव मॉडुलस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये तो निकाल के देखना पड़ेगा। RHL राइट हैंड लिमिट बोलते हैं जो 2 पॉजिटिव आता है। तो क्या निकालना भी, फंक्शन तो हमारा इसमें 43 की बात चल रही है यहाँ पे। ये फंक्शन तो हमारा ये मॉडुलस x माइनस 2 बटे कितना x माइनस 2 है। तो क्या निकालना, प्लस का दे रखा तो राइट हैंड लिमिट निकालनी है हमें। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx के बराबर नहीं होती है। तो ये क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f कितना 2 प्लस h आएगा। चलिए फंक्शन में रख दीजिए लिमिट कितना h टेंस टू 0, फंक्शन में x की जगह 2 प्लस एच मॉडुलस 2 प्लस एच माइनस 2, ऐसी बटे में भी कितना 2 प्लस एच माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, h का मॉडुलस तो h ही आएगा। लिमिट h टेंस टू 0, h का मॉडुलस h आएगा, बटे में h ही आएगा, h कट जाएगा, तो लिमिट का मान 1 आएगा। बी बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, चलिए इसमें 44 में इसका फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m अपॉन एक्स माइनस ए, इसका फॉर्मूला होता है m x की पावर m माइनस 1। ये करेक्ट है। ठीक है, दी वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन n, लिमिट पुट करूंगा तो 1/0 इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी का मान कोई निश्चित तो आएगा नहीं, तो नन, ठीक है, एग्जिस्टेंट आएगा। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई निश्चित मान नहीं आएगा। ठीक है, तो 45 का डी सही है। 46 पे आ जाइए। 46 पे आ जाइए। दी वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू, सॉरी एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन, एक्स का मान 1 से छोटा है, 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो 0 आता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 47 पे आ जाइए। 47 पे दी फंक्शन एफ डिफाइन ऑन इंटरवल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एफ एक्स कैसा है, इरेशनल, और एफ एक्स 0 दे रखा। इफ एक्स इज अ इरेशनल, भाई एफ एक्स का मान 0 है, कब है 0, जब ये इरेशनल है। तो ये कंटिन्यूअस होगा कौन से पॉइंट पे, तो कंटिन्यूअस ना ये 0 पे होगा। ठीक है, तो 47 का 0 आएगा, ए करेक्ट है। चलिए 48 देखिए। 48 में क्या दिया, ये कोई हमें लिमिट दे दी और ये कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पर, k का मान निकालना। ठीक है, तो f0 का मान k है, LHL RHL की वैल्यू जो भी आएगी वो निकालनी पड़ेगी। चलो मैं 48 में यदि निकाल लूँ कितना, RHL निकाल देता हूँ या LHL निकाल लो। चलो RHL निकालता हूँ। x टेंस, भाई क्रिटिकल पॉइंट 0 है, 0 पे निकालते हैं। लिमिट x, वो x बराबर 0 दे भी रखा है वैसे तो, x टेंस टू 0 पॉजिटिव आएगा, 0 पॉजिटिव आएगा, और कितना आएगा यहाँ पे एफ एक्स आएगा। तो ये क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, f कितना 0 प्लस h, 0 प्लस h, फंक्शन में रख दीजिए लिमिट कितना h टेंस टू 0, एफ एच ही हो गया। एफ एच का मान जरा यहाँ से देखना, एफ एच का मान ये आ जाएगा कितना, साइन
कितना, साइन 5h अपॉन कितना 3h हो जाएगा। जो ऊपर 5h है तो नीचे हमें 5h ही बनाना पड़ेगा। 5h से मल्टीप्लाई, 5h से डिवाइड कर दिया। ये लिमिट तो बना देगी, 1 बना देगी, एस से एच कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5/3। ठीक है, तो 5/3 सही है इसका ऑप्शन। तो 48 का कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 49 पे आ जाइए। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x बराबर a पर, तो कॉन्टिन्यूअस कब होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है यदि LHL बराबर RHL और बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो। और ये लिमिट भी कह सकते हैं, दोनों को मिला के लिमिट भी लिख सकते हैं। लिमिट जिस भी पॉइंट पे कह रहा होगा x टेंड्स टू a, f(x) बराबर किसके आ जाए, fa के बराबर आ जाए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 49। कॉन्टिन्यूअस के लिए ये आ जाएगा लिमिट f(x), लिखते नहीं x टेंड्स टू a ही आएगा बराबर fa। तो c करेक्ट है इसका, 49 का c। चलिए 50वां देखना। दी वैल्यू ऑफ c ऑफ रोलेस थ्योरम। ठीक है, फंक्शन ये दे रखा, c का मान निकालना किससे, रोले थ्योरम से। जरा मुझे ये बताइए आप, f(x) क्या दिया 50वें क्वेश्चन में, f(x) क्या दिया, e की पावर x इंटू साइन x। और c का मान निकालने के लिए f डैश c को 0 के बराबर रखना पड़ता है इसमें। तो पहले चलो f डैश x ही निकाल लो आप। फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही साइन x का आएगा कोस x, अब के साइन x ऐसा ही e की पावर x का e की पावर x। f डैश c की बात करूं तो c रख दो, e की पावर c आएगा, कोस c आएगा, प्लस साइन c आएगा, e की पावर c आएगा। f डैश c को ना 0 के बराबर रख दो, f डैश c को किसके बराबर रख दो, 0 की। तो ये भैया e की पावर c कोस c प्लस साइन c e की पावर c बराबर कितना, 0 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लो ना, कोस है भैया ये कॉमन ले लो, चलो कॉमन ले लिया। तो इससे तो c का मान इन्फिनिटी आएगा, उसको तो नहीं निकालेंगे, इससे निकाल लेंगे। कोस c प्लस कितना, कोस c प्लस साइन c इज इक्वल टू 0। कोस c बराबर माइनस कितना, साइन c बटे में ले आइए, या उधर बटे में ले जाइए, 1 बराबर माइनस कितना हो जाएगा, टेन c। वो टेन c का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 1। तो ये किसका मान होता है, टेन 135 का मान होता है। टेन किसका मान होता है, 135, या माइनस शुरू में रख के टेन π/4 लिख दो। कौन से क्वाड्रेंट में माइनस, सेकंड में, सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस π/4 करना पड़ेगा, तो 3π/4 आ जाएगा। टेन कितना, 3π/4 किसकी वैल्यू है, 10। तो c का मान कितना आ जाएगा, 3π/4। और ये जो c का मान आया, जो भी मान आया c का मान कितना आया, 3π/4। ये बिलोंग भी करना चाहिए किसको, ओपन इंटरवल 0π, हाँ उनके बीच में ही आएगा, 0π के बीच में ही आएगा ये 3π/4। 135 है ना, ये 0 से 180 है। ठीक है, तो 50वें का कौन सा सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी बराबर 3π/4। चलिए 51वें क्वेश्चन पे आ जाइए। बाय लेबनिज थ्योरम, ठीक है, वी फाइंड एनथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, लेबनिज थ्योरम भाई u इंटू वी नहीं होता था वहां पे, तो सी आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये मत समझना ये जो टिक लगे हुए ये जिस स्टूडेंट्स ने भी लगा रखे ये, तो मतलब ये लगा रखे इस वजह से, मतलब ऐसे नहीं कि ये वाला सही है, उन्होंने ये लगा रखे कि ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन उसका हो सकता है गलत हो गया हो। ठीक है, तो इन टिक पे मत ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ तो ये भी इन्होंने वैसे मतलब हंसी लगा रखी, मतलब ये मत समझना कि ये बिल्कुल उसी पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 52 पे आ जाइए। n बार डिफरेंशिएशन कोस ax प्लस बी का होता है a की पावर n कोस ax प्लस बी प्लस n π/2। ठीक है, ये तो n डिफरेंशियल कोफिशिएंट,
कई सारे फॉर्मूले लिखाए थे, उनमें से ये है बाय टेलर्स थ्योरम। ठीक है, सेकंड टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ log sin x, इसका करूंगा डिफरेंशिएशन 1/sin x आएगा, sin x का cos x आएगा, कोट ए इसमें आ रहा और x माइनस ए के पावर में, तो ये सही है, ए सही आएगा। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 54 पे आ जाइए। मैक्लेन्स थ्योरम से सेकंड टर्म निकालनी इसकी। तो मैक्लेन थ्योरम होती क्या थी, आपको पता ही होगा। एफ एक्स बराबर क्या होती थी मैक्लेन थ्योरम? मैक्लेन थ्योरम होती थी f0 प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल 1, एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश 0, ऐसे करके आती थी, है ना। तो x आना चाहिए, x किस में आ रहा, चैन में सब में x ही आ रहा। एफ डैश 0 का मान जरा निकाल के देखना भैया, ये सेकंड टर्म निकालनी। पहले एफ डैश एक्स निकालना जरा। एफ एक्स क्या है इसके अंदर, e की पावर x बटे 1 प्लस e की पावर x, भाग v से करना जरा भैया इसका एफ डैश एक्स। 1 प्लस e की पावर x को ऐसी रखेंगे, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, माइनस e की पावर x को ऐसी रखेंगे, नीचे वाले का करूँगा e की पावर x आएगा, नीचे का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, गुना करूँगा e की पावर 2x से कट जाएगा, तो ऊपर भैया e की पावर x बचेगा, बटे में 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, 0 पे निकाल लूँगा, e की पावर 0 का मान 1, 1 और 1 2 4 आ जाएगा। तो सेकंड टर्म x बाई 4 आएगी, x बाई कितनी आएगी, 4 आएगी। तो बी करेक्ट है। इसकी लिमिट का मान निकालना, लिमिट का मान चलो निकाल देते हैं। 55 है ना, ये 55 क्वेश्चन देखिए। 55 में लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 log 10x, log 10x बटे में बताना भैया log x। पहले तो फॉर्म चेक कर लो, 10 0 0 log 0 माइनस इन्फिनिटी, log 0 माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी हो जाएगी, एल स्क्वायर रूल लगाना, 1 अपॉन भैया 10x हो जाएगा, 10x का सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, x ऊपर जाएगा, वो लिमिट 1 बना देगी, 0 रखूंगा तो 1 आना आएगा, 1 सही है, बी ऑप्शन सही है, 55 का बी करेक्ट है। चलिए इसके बाद इसका करेंगे, तो इसमें 0 रखूंगा, कोस 0, 1 में से 1 गया 0, 0 बटे 0, एल स्क्वायर रूट लगाऊंगा। ठीक है, कोस एक्स का हो जाए भाई 1 का 0, इसका कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स 6x, 1/6 आएगा, सी सही है। एल हॉस्पिटल से बहुत क्वेश्चन करा रखी है मैंने। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल भी बता रखा है मैंने भाई, लिमिट x टेंस टू a हो तो ऊपर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं और नीचे का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये सही है, बी सही है। 57 का कौन सा सही है, बी सही है। और एल हॉस्पिटल रूल केवल तभी लगाते हैं यदि फॉर्म 0/0 हो और इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 58, यू कोई होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है, एक्स और, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ किसका, एक्स और वाई का, कितने डिग्री का है, n डिग्री का, तो आपको पता ही होगा एक्स डेल यू बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बटे डेल वाई इज इक्वल टू एन यू आएगा, बी करेक्ट है। ठीक है, 59, तो z ये दे रखा, x डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस 2y डेल जेड बटे डेल एक्स का मान बताना, तो ये तो भैया निकाल के देखना पड़ेगा, ये तो 59 तो निकाल के देखना पड़ेगा, z बताना भैया, z इज इक्वल टू क्या दिया, ये एफ वाई अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर दिया। चलो डेल जेड बटे डेल एक्स निकाल दो, डेल जेड बटे कितना, डेल एक्स, करना एक्स की रेस्पेक्ट, एफ डैश आएगा, वाई अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स की रेस्पेक्ट कर रहे, तो वाई तो कांस्टेंट माना जाएगा, इसे ऊपर ले जाऊंगा, एक्स की पावर -2 बटे कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। गुना किससे करनी, इसमें एक्स से गुना करनी, एक्स से गुना कर दो, सॉरी एक्स से गुना कर दो, डेल जेड बटे कितना, डेल एक्स इज इक्वल टू, एक एक्स इधर चला गया ये मान लो, माइनस के 2y
बटे में एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एफ डैश वाई अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और एक बार किससे गुना करनी, इसमें 2y से गुना करनी। चलिए इसी में 2y से गुना कर दो। किस में करनी, डेल जेड बटे डेल वाई तो नहीं है, वाई तो नहीं है, ठीक है, तो डेल जेड बटे डेल एक्स ही है। चलो इसी में ही कर दो 2y से गुना। तो 2y से गुना करूंगा तो सॉरी दिख नहीं रहा, डेल जेड बटे कितना, डेल एक्स में ही 2y से गुना करूंगा तो माइनस की 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, और एफ डैश वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट और ये इक्वेशन मान लो सेकंड, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो किसका मान, एक्स डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस 2y डेल जेड बटे डेल एक्स ही दे रखा, जोड़ूंगा तो कौन सा बैठ जाएगा, इसमें कोई सा भी नहीं बैठ रहा। ठीक है, चलो ये तो कॉमन ले लूंगा और इसमें जोड़ने पे जरा देख लो, 4 ये तो नहीं बैठेगा कोई सा भी, ये भी नहीं बैठेगा, 0 तो आएगा ही नहीं, नन ऑफ दीज आएगा, 59 का डी आएगा। ठीक है, डी आएगा, नन ऑफ दीज आएगा 59। चलिए और ठीक है, सेकंड देखिए, वो सॉरी 60 देखिए, 2 कर्व्स कट ऑर्थोगोनल, ठीक है, tan phi 1 और tan phi 2 इज इक्वल टू -1 होता है भैया। जब दो कर्व ऑर्थोगोनल होते हैं तो उनकी जो स्लोप होती है m1 m2 बराबर -1 होता है, m1 tan phi 1 और ये tan phi 2, 60वें का कौन सा, सी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 61 पढ़ लीजिए। 61 में क्या दिया, इफ y axis is the tangent to the given curve at origin, then the radius of curvature at origin is equal to if y axis is the tangent, तो ये आता है इसका लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन y के बराबर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है 61 का। चलिए 62 पे आ जाइए। 62 में इंट्रेंसिक फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वो इंट्रेंसिक फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, ठीक है, तो इंट्रेंसिक फॉर्मूले रेडियस ऑफ कर्वेचर का ds बटे डी साई होता है। ये इंट्रेंसिक इक्वेशन एस और साई में रिलेशन होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ds बटे डी साई से निकलती है, सी करेक्ट है। दी रिलेशन p और r में जो रिलेशन होता है वो पैरेलल इक्वेशन कहलाती है, सी सही है। ठीक है, कार्डिजन किस में होता है, x में और y में, पोलर किस में, r में और थीटा में, पैरेलल p में और r में, तो p में और r में रिलेशन, सी सही है। 64 एनविलोप निकालना, एनविलोप निकालना है तो निकाल कर देखना पड़ेगा भाई। 60 कौन सा है ये, 4 है ये, तो 64 में क्या दिया इन्होंने भैया, ये y बराबर क्या दे दिया, m स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कितना, m स्क्वायर, क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी। दो तरीके बताए थे मैंने वहां पे आपको, y बराबर क्या आ जाएगा, m की पावर 4 हो जाएगी, x आ जाएगी प्लस 1 बटे कितना, m स्क्वायर बता देता हूँ, सिंपल ही है, इधर ले आओ इसको, y m स्क्वायर इज इक्वल टू m की पावर 4x प्लस कितना 1, इसे इधर ले जाओ तो m की पावर 4x माइनस वाई m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई m स्क्वायर में। a का मान है यहाँ पे x, b का मान है यहाँ पे माइनस वाई, c का मान है 1। तो ये जो निकलता था यहाँ पे क्या फाइंड करना, एनविलोप निकालना, तो किससे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से निकलेगा, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, एक का मान x आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x आएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x, सी करेक्ट है। ठीक है, एवरी कर्व हैज, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ
इन्वोल्यूट्स, सी सही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इन्वोल्यूट्स होते हैं। ठीक है, चलिए 66 देखिए। 66 आ क्लोज कर्व, कोई भी क्लोज कर्व हो, भाई क्लोज कर्व सर्कल हो, इलिप्स हो, कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं रखता हो। आ क्लोज कर्व हैज नो एसिम्प्टोट्स, ये करेक्ट है। ठीक है, ये कोई कर्व है 4 डिग्री का है, हैज एट मोस्ट 4 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, 4 आएगा। भाई कितने डिग्री का, एक्स और ये 4 डिग्री का निकाल के भी देखेंगे तो भाई एक्स की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखेंगे, तो ये तो मैंने तरीका बता रखा है एसिम्प्टोट्स निकालने का, 4 ही आएंगे। ठीक है, y बराबर 1 प्लस माइनस से आएगा, एक x बराबर प्लस माइनस से आएगा, 4 ही आएंगे एसिम्प्टोट्स वैसे एटमोस्ट। और 4 डिग्री का तो 4 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, अधिक से अधिक बस 4 ही हो सकते हैं इसकी। If the tangent at any double point of the curve are imaginary, then the point is called, ठीक है, इमेजिनरी के लिए जो आएगा कॉन्जुगेट पॉइंट आएगा। ठीक है, ये नोड का सबका बताया था ये मैंने आपको। ठीक है, खैर जो पढ़े हैं उन्हें ही पता होगा वैसे, पर फिर भी भैया इसका कॉन्जुगेट पॉइंट आएगा। 69 a double point on the curve is a cusp। ठीक है, cusp के लिए मैंने बता रखा है, देखो भैया वैसे तो जो नहीं पढ़े तो वैसे तो भैया हमारी जो क्लास चलती है वो एप्लीकेशन पे चलती है, सारी जो क्लास चलती है पीसीएम गुरु हमारा एप्लीकेशन है, पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पे कंप्लीट सब। ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स कराया जाता है, बीएससी मैथ्स का। ठीक है, कोई सा भी सेमेस्टर हो, कंप्लीट कोर्स हमारा पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पे कराया जाता है। ठीक है, जिसको भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना हो, परचेज करना हो, वो परचेज संबंधी कोई भी जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488 पे व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी ये सब क्वेश्चन पेपर है मैंने मतलब बड़े अच्छे से सबको कराया ही। वैसे तो मैंने दोनों तरीके से करा रखा, ऑब्जेक्टिव वाले जिनका ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव से भी कराया और जिनका सब्जेक्टिव है, ठीक है, सब्जेक्टिव के तरीके से भी तैयारी कराई मैंने, दोनों तरीके से तैयारी कराई। ठीक है, 69 में कस्प जो होता है उसमें जो आता है रियल और कंसिडेंट आते हैं। ठीक है, चलिए 70 देखिए, 70वां क्वेश्चन देखिए। टू एवरी रियल नंबर देयर कोरस्पॉन्ड्स अ यूनिक पॉइंट ऑन डायरेक्टेड लाइन एंड कन्वर्सली टू एवरी पॉइंट on the directed line there corresponds a unique real number। ठीक है, this known as, ये जो कहलाता है that define contour axioms कहलाती है ये। 70वें का सी करेक्ट है। the least upper bound of the set 1 upon n का least upper bound तो 1 ही आएगा इसका। ठीक है, this set of all integers countable होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। 72 का कौन सा सही है, एक सही है। 73 भैया थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये मैंने सोल्व करके देखा था तो इसका आया था बी पार्ट 1/4 log 2 आएगा इसकी जो वैल्यू आएगी। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन था इसलिए भैया इसको मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कौन सा 73 का कौन सा पार्ट सही है, बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 74 एफ, ठीक है, लेट एफ बी बाउंडेड होगा, ये बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, गलती से ठीक नहीं छपाई। बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी लेट पी कोई पार्टीशन है और पी स्टार इसका रिफाइनमेंट है। ठीक है, तो इसमें यू पी स्टार वाला छोटा होता है यूपी से, यूपीएफ से। ठीक है, तो 74 का बी करेक्ट है। 75 देख लीजिए, लेट एफ बी कोई बाउंडेड फंक्शन है डिफाइन ऑन द बाउंडेड इंटरवल ए बी देन एफ इज रीमेन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ। रीमेन इंटीग्रेबल कब होता है, जब लोअर रायमन इंटीग्रल बराबर हो किसके, अपर रायमन इंटीग्रल के बराबर हो। तो ये 75, ठीक है, कि 75 सारे आसान क्वेश्चंस हैं,
और क्वेश्चन पेपर तो आसान ही आया था। ये तो लगभग 1 घंटे से पहले में ही खत्म हो गया, लगभग 1 घंटा ही हो गया। तो वैसे आपको 2 घंटे में करना था, पर 1-2 क्वेश्चन था जो सोल्व करके देखना था। ये मैंने सोल्व करके नहीं देखे, फिर भी भैया 2 घंटे में आसानी से कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट से भी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो बीएससी की जो कंप्लीट आपको कोर्स कराया जाएगा वो ईसीएम गुरु एप्लीकेशन पर कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए भैया, और क्वेश्चन पेपर की भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर था, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर था, ये फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो चलिए भैया आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।